क्लास के अंदर अपन ने अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर कुछ आंकिक प्रश्न किए थे। आज एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं अपन। हालांकि देखो अपनी मजबूरी है, प्रश्न बहुत सारे करवाने हैं मेरे को, पर प्रश्न ही करते रहेंगे अगर अपन आंकिक प्रश्न, तो टॉपिक कब करेंगे। तो इसलिए अपन एक बार जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि हर विषय टॉपिक से संबंधित मैं आपको दो तीन आंकिक प्रश्न करवा रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, पर जब अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद में आपको एक साथ बहुत सारे आंकिक प्रश्न जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन तब तक आपको ये करना है कि टॉपिक और उसके साथ आंकिक प्रश्न करने हैं, कहीं और से भी आपको उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, तो वहाँ से भी आपको सॉल्व करने हैं उनको, ठीक है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत पे अपन एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं। देखो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने ये देखा था, त्रिभुज के तीन कोनों पे तीन आवेश पड़े हैं, एक एक आवेश पे बल निकालो। ऐसे कैसे मैं ना इस बार मैं ले लेता हूँ वर्ग के कोनों पे तीन आवेश पड़े हैं। लेकिन उससे पहले मैं नोट में एक बात बता देता हूँ आपको कि ये जो वर्ग होता है, ABCD एक वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी तीनों भुजाएं जो है, चारों भुजाएं AA है, ठीक है। अगर आपको कहते हैं कि इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो आप ये पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये त्रिभुज A है, ये मतलब ये A है, ये A है, और ये त्रिभुज की ये जो भुजा होगी कर्ण, वो आप निकाल सकते हो। तो ये √2a आएगा। कितना आएगा? √2a। याद रखें विकर्ण की पूरी लंबाई जो होती है √2 है, और ये विकर्ण की लंबाई भी कितनी होगी? √2 है। अब इसको याद रखना आप लोगों को, ठीक है। ऐसे कैसे अगर आपको ये कहा जाता है कि ये वर्ग है, इसको आप लिख लें, एक बार याद कर लें, निकालना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। ये केंद्र है, केंद्र से दूरी कितनी है इसकी? शीर्ष की वर्ग की भुजा ये है, केंद्र से ये दूरी चाहिए, इतनी सी ये दूरी। तो हालांकि आप ये विकर्ण निकाला, इसका आधा कर दो, √2a का आधा कर दो। तो √2a का आधा करोगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये दूरी होती है a/√2। यहां से यहां की भी a/√2 होती है, ये भी a/√2 और ये भी a/√2। ये याद रखनी है आपको। ऐसे कैसे त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, उसमें अगर कहा जाए कि भाई केंद्र से तीनों शीर्षों की दूरी बताओ, केंद्र से तीनों शीर्षों की, तो आपको याद रखना है कि a/√3 होती है। कितनी होती है? a/√3। इसमें a/√2। अगर षटभुज हो, इसके केंद्र से दूरी बताओ, ये वाली, इसकी भुजा A है, सब भुजा A है षटभुज की, तो ये दूरी कितनी होगी? ये भी AA होगी। क्या होगी? AA होगी। केंद्र से दूरी जो है ना, सब शीर्षों की जो दूरियां होगी, ये सब शीर्षों से जो दूरियां होगी वो A होगी। इसको याद रख लेना आप लोगों को, ठीक है। अब मैं ना एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये इस पे ये दूरी काम आएगी, √2a वाली। देखें प्रश्न है, वर्ग के चारों कोनों पर 4 समान आवेश है, प्रत्येक +q है, स्थित है, और हर आवेश पे बल ज्ञात करना है। ये देखो ये वर्ग है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, समझना आप, उसको कोशिश करना समझने की, ठीक है। और ये वर्ग है, ये ले लेता हूँ ABCD। वर्ग की भुजा जो है वो A, और इसके चारों कोनों पे 4 आवेश पड़े हैं। कितने आवेश से? 4 आवेश पड़े हैं। अब आपको क्या करना है, किसी एक आवेश पे बल निकालना है, कोई भी एक आवेश, चारों आवेश जो है +q, कोई भी एक आवेश ले लो। मैं इस A पे निकाल रहा हूं, तो आपको ये बताया गया है किसी एक आवेश पे बल कौन लगाएगा, तो उसके चारों और कितने आवेश पड़े हैं? तो इस A के चारों और पड़े हैं, एक तो B पड़ा है, एक C पड़ा है और एक D पड़ा है, 3 आवेश पड़े हैं, तो 3 बल लगाने हैं आपको। मैंने आपको ये बताया है पिछली क्लास में, बल किस पे निकाल रहा हूं? A पे। तो A पे तीर बनाने हैं आपको, A से निकलते हुए तीर बनाने हैं, तीर A से निकालने हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि तीर A से किधर, बाहर की तरफ निकालना है, अंदर की तरफ। तो प्रतिकर्षण में तीर हमेशा बाहर निकलता हुआ होना चाहिए। तो A पे बताओ, B की तरफ धक्का लगाएगा, A पे बल है, तो A को B क्या करेगा? धक्का देगा, दूर देगा प्रतिकर्षण। तो
प्रतिकर्षण का तीर बाहर की तरफ होगा, ये बी का बल है। अच्छा ए को ये सी किधर लगाएगा, ए पे, तो सी जो है ए को ये भी धक्का देगा इधर, तो इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ बल लगा दो, सी का बल इधर होगा। और डी किधर लगाएगा, डी ऐसे धक्का देगा, तो ये डी, तो 3 बल लग रहे हैं, एफ बी एफ सी एफ डी, सब तीनों बल निकालते हैं। पहले निकालते हैं बी के कारण ए पर बल, ए पर बी के कारण बल। क्या सूत्र होता है बल का, दोनों के बीच में, दो जनों के बीच में k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, फॉर्मूला है ना, सिंपल सा फॉर्मूला। q1 पहला वाला आवेश क्या मान है इसका q, दूसरा वाला आवेश कितना है q, और बीच की दूरी कितनी है a, kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये बताओ d का बल कितना होगा भाई, a पर d के कारण k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ए और डी के बीच में निकाल रहे थे, ए का आवेश तो है q, डी का भी q, और बीच की दूरी कितनी है ए और डी के बीच की a, तो kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये दोनों बल बराबर है, b और d के जो बल है ना, एफ बी और एफ डी आपस में बराबर है, ठीक है। एक और बच गया भाई, सी का भी है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसके और इसके बीच में बल निकाल रहे थे, इसका आवेश तो है q, इसका भी आवेश कितना है q, और अब चाहिए दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो अभी बताया गया आपको विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, √2a, अभी जस्ट बताया है। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो √2a, तो kq स्क्वायर, q और q स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने तीनों बल निकाल दिया। अब मुझे 3 बलों का परिणामी बल निकालना है, कैसे निकाले, 3 जनों का, 2 का तो निकालते हम, 3 का कैसे निकाले हम। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं पहले 2 बलों को मिला करके एक बल बनाऊंगा, यानी 2 का परिणामी निकालूंगा। तो आप देखो एफ बी इधर लग रहा है और डी इधर लग रहा है। अभी सी को थोड़ी देर भूल जाओ, सी को भूल जाओ, सी है ही नहीं, तो एक इधर बी है और एक इधर डी है, मैं इस बी और डी को मिला के एक बल बनाऊंगा। तो मैंने आपको बताया गया एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, बीच का कोण 90 डिग्री है, थीटा कोण पे लगते हैं 2 बल, तो 2 बलों का परिणामी आप निकाल सकते हो। तो मैं बी और डी का परिणामी निकालूंगा, और इनका जो परिणामी आएगा इनके बीचों बीच आएगा, बीच में से। अभी सी को भूल गया, मैं सी का बल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बी और डी को समेट करके मिला करके, मैं बी और डी को मिला करके एक नया बल बना रहा हूं, एफ बी डी। तो बी और डी को मिला करके एक बल बनाऊं, तो 2 जनों का परिणामी कैसे निकालते हैं, थीटा कोण पे लगता है। मैं बी और डी का परिणामी निकाल रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं, ये लिख लेना, एफ बी व एफ डी का परिणामी है। एफ बी का स्क्वायर, एफ डी का स्क्वायर, 2 एफ बी एफ डी कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाएगा। मैं बी और डी का निकाल रहा हूं, तो इसलिए f1 √f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2 f1 f2 कॉस थीटा। तो एक की जगह मैंने एफ बी लिख लिया और एक f2 की जगह लिख दिया मैंने एफ डी। अभी आपको बताया गया है कि b और d बराबर है, तो मैं थोड़ी देर के लिए d की जगह मैं b लिख लेता हूं, क्योंकि बराबर है b और d। यहां पे भी मैं b लिख लेता हूं, और cos 90 का मान 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 2fb स्क्वायर, और ये तो भाई पूरा 0 हो गया, इसको हटा दो। अब ये 2 तो रूट के अंदर रह गया, और fb स्क्वायर रूट से बाहर आके fb बन गया, ये अपने आ गया बल। अब इन 2 का परिणामी आ गया, तो अब fb को भूल जाओ और fd को भी भूल जाओ, क्योंकि इन दोनों को मिला करके b और d को मिला के मैंने क्या बना दिया, fbd, और ये fbd मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब आपको पता है इधर से एक बार और लग रहा था, fc भी लग रहा था। अब इन दोनों को मिला करके एक बना दो, तो ये दोनों तो एक ही दिशा में है ना, तो जब एक ही दिशा में होता है तो हम क्या करते हैं, सीधे ही जोड़ देते हैं। अब मेरे पास ये 2 बल बच गए, fc और अब fc व fbd का परिणामी, तो सीधे जोड़ दो भाई fc और fbd। fc और fbd का मान कितना है, √2fb, और fc भी अभी मैंने बोर्ड साफ करने से पहले fc भी बताया हुआ है, fb भी बताया हुआ, मान रख रहा हूं। fc का मान है kq स्क्वायर 2a स्क्वायर और √2, और fb का मान है kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लो, या आंसर आ गया। ये लो मैं यहाँ लिख लेता हूँ,
इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया। तो ये तो रह गया 1/2 और ये रह गया √2। इसको एलसीएम ले लो आप, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1 + 2 √2। अच्छा, परिणामी बल की दिशा किधर होगी, ये दोनों बल इधर लग रहे हैं तो इनका परिणामी भी इधर की तरफ ही आएगा, यानी परिणामी की दिशा इधर होगी इस विकर्ण के अनुदिश। क्या नाम है, सी से ए की तरफ। तो दिशा पूछा आपसे, दिशा जो होगी वो सी से ए की तरफ, सी से ए की तरफ विकर्ण के अनुदिश है ना, विकर्ण के अनुदिश होगी। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे कैसे बच्चों आपसे ये कह दिया जाए कि इस वर्ग के कोने पे यहाँ प्लस क्यों आवेश पड़ा है, इधर प्लस क्यों पड़ा है, इधर माइनस क्यों पड़ा है और इधर माइनस क्यों पड़ा है, तो आपको ये बताया गया जब आप कूलाम का सूत्र लगाएंगे, देखो यहाँ पे कौन कौन से बल लगेंगे, ये ए है, ये बी सी और डी। ए पे कौन कौन बल लगाएगा, तो ए पर एक तो लगाएगा, ए पर एक बी लगाएगा, लेकिन इस बार ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो एक बल तो इधर आएगा बी का, और दूसरा वो किधर लगाएगा, डी वाला, वो भी आकर्षित करेगा, एफ डी उधर लगेगा। सी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, तो ये बाहर की तरफ लगेगा। आप यहाँ देख रहे हैं सब बल ए पे लग रहे हैं, तो सारे तीर जो है वो ए से निकल रहे हैं, ए से निकल रहे हैं, ए से निकल रहे हैं सारे तीर। ठीक है, अच्छा ये बल निकालोगे तो सूत्र कूलाम का लगाओगे आप, ए और बी के बीच में ये बल निकालोगे ना, एफ बी, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जब सूत्र लगाओगे, Q1 की जगह आपको प्लस क्यू लिखना है और यहाँ पे माइनस क्यू मत लिखना है, यहाँ पे भी क्यू लिखना है अपॉन ए, तो बल वही आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा इसका भी बल निकालोगे तो सेम वही आएगा, एफ डी। इसका निकालोगे तो वो पहले वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया था सेम वही रहेगा सब कुछ, बस दिशा बदल गई। पहले वाले क्वेश्चन में एफ बी इधर था, अब एफ बी इधर आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में एफ डी नीचे था, अब ऊपर आ गया एफ डी। तो अब आप परिणामी बल कैसे निकालोगे, तो पहले सेम वैसे जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया हुआ है, बी और डी का परिणामी निकालना, वही आंसर आएगा √2 एफ बी। इन दोनों का परिणामी बस इधर की तरफ आएगा इस बार, क्योंकि ये दोनों बल इधर है, एक इधर है एक इधर है, तो परिणामी बल बीचों बीच। फिर आप एफ बी को और एफ डी को भूल जाना, और इन दोनों का परिणामी जो आएगा एफ बी डी, इसको और इसको मिला करके एक बनाना आपको। तो ये दोनों विपरीत है, तो आप इसको और इसको घटा देना, आप इसमें से इसको घटा देना, आप माइनस कर देना, ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाओगे तो परिणामी बल आ जाएगा। यानी जो पहले वाला क्वेश्चन किया हमने सेम वही क्वेश्चन होगा, खाली बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और बल की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि देखो, अगर कोई आवेश सब तरफ से समान आवेशों से घिरा हो, अगर सममिति हो, अगर सममिति वाली सिचुएशन हो, सिमेट्रिक, तो परिणामी बल 0 होगा। जैसे अगर आपको कहते हैं भाई यहाँ पे 3 आवेश पड़ा है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और एक यहाँ पे आवेश पड़ा हुआ है कैपिटल क्यू। आपको कहते हैं कि संभव त्रिभुज है, एक भुजा वाला संभव त्रिभुज है, इसके केंद्र पे एक आवेश पड़ा है क्यू, और तीनों कोनों पे बराबर आवेश पड़े हैं, तो इस पे परिणामी बल कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, परिणामी बल, तो इस पे परिणामी बल 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस क्यू वाला इसको इधर धक्का देगा, ये प्लस क्यू वाला इधर धक्का देगा, और ये इसको इधर देगा। आप जब इनका परिणामी निकालोगे तो 0 आएगा। आपको ये याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ऐसे कैसे, वर्ग है, वर्ग के कोनों पे 4 बराबर आवेश पड़ा है, यहाँ बीच में केंद्र पे एक प्लस क्यू रखा, इस पे परिणामी बल बताओ कितना होगा, तो आपको कहना 0। क्यों, क्योंकि ये प्लस क्यू वाला इसको इधर धक्का देगा और ये प्लस क्यू वाला इसको इधर धक्का देगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये प्लस क्यू इधर धक्का देगा और ये प्लस क्यू इसको इधर धक्का देगा, तो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी होता है अगर ये दोनों प्लस प्लस है, ये दोनों माइनस माइनस हो जाए, तब भी यहाँ पे परिणामी बल 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस क्यू वाला इधर धक्का देगा, ये प्लस क्यू वाला इधर, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे। ये दोनों भी बराबर आवेश है और ये बीच में मध्य बिंदु पे है, तो ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये तो इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो ये दोनों परिणामी बल क्या हो जाएंगे, 0। तो कहने का मतलब केंद्र पे पड़ा हुआ आवेश और सममिति हो, मतलब सब तरफ से देखने पे एक जैसा लग रहा हो, सममित। जैसे इधर दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, या माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी इस आवेश के इधर और इधर एक जैसी आकृति है, इस आवेश के इधर और इधर एक जैसी परिस्थितियां, तो आपको परिणामी बल क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, और भी बहुत सारी स्थितियां होती है, तो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है अपन कर रहे हैं, दो आवेश है +9e व +e परस्पर 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनके मध्य अन्य आवेश Q को कहां रखा जाए, किस स्थिति पर रखा जाए? ताकि यह संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था यानी परिणामी बल शून्य। कहां पे रखे इसको, परिणामी बल शून्य। अब इस क्वेश्चन को आप देखना, समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिणामी बल शून्य होने का मतलब है उस पर दो बराबर और विपरीत बल लग रहे हैं। आपको ये बताया गया है कि परिणामी बल कब शून्य होता है, तो देखना +9e और +e दो आवेश है, ठीक है। ये दोनों आवेश कितने सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं आपने, 16 सेंटीमीटर दूर स्थित है। अब एक दूसरा आवेश है Q, उसको कहां रखेंगे, उसको परिणामी बल शून्य हो। देखो अगर ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों e हो जाते हैं, या ये 9e और ये भी 9e हो जाता, तो बीच में रखने पे, मध्य बिंदु रखने पे 0 हो जाता परिणामी बल। लेकिन ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो इसको मैं कहां रखूं, तो मैं है ना, मुझे नहीं पता कहां रखना है, तो मैं ये मान लेता हूं उस Q को मैंने यहां रख दिया, इससे x दूरी पे रख दिया। तो इससे x दूरी पे रखा, तो उससे कितनी दूरी है इसकी, तो ये जो दूरी होगी वो 16 - x होगी, 16 - x, क्योंकि ये टोटल 16 है, तो ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी 16 - x। अब आप देखो कि इस पे कौन कौन बल लगाएगा, मुझे इस पे परिणामी बल शून्य लाना है। इस पे एक तो वो 9e, तो वो a वाला तो है, वो इधर धक्का देगा, और b वाला किधर लगाएगा, इस पे इधर की तरफ लगाएगा b। तो अपन एक एक बल निकालते हैं। पहले c पर a के कारण बल, इसके और इसके बीच में मैं बल निकाल रहा हूं, तो सूत्र होगा कि Q1 Q2 अपॉन r²। सिंपली सूत्र है, Q1 मतलब पहला आवेश ये ले लो Q, और दूसरा आवेश ये ले लो 9e, और बीच की दूरी कितनी, दोनों के बीच की x²। तो ये मेरे पहला एक समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब C पे B के कारण कितना बल होगा, तो वही Q1 Q2 अपॉन r² फॉर्मूला लगाना है। अब इन दोनों के बीच में निकाला जा रहा है, इसका आवेश कितना है Q, और इसका आवेश कितना है E, और बीच की दूरी कितनी है 16 - x, ठीक है। ये समीकरण इसको 2 दे देते हैं। अब आपको पता है कि परिणामी बल शून्य है। परिणामी बल कब शून्य होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। विपरीत तो है ये, अब बराबर भी होने चाहिए, तो मैं बराबर कर देता हूँ, FA और FB को मैं कर देता हूँ इक्वल। अब इनके मान रखो आप, इसका मान कितना है KQ 9e अपॉन x², और इसकी वैल्यू कितनी है KQE 16 - x²। K से K कट गया, Q से Q कट गया, ये देखो, और E से E कट गया, तो क्या बच गया पीछे, तो पीछे रह गया, इधर तो रह गया 9/x², और इधर रह गया 1/16 - x²। अब मैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लेता हूं, रूट ले लेता हूं। तो जैसे आप वर्गमूल लोगे, नौ का रूट कितना होता है 3, और x² का रूट होता है x, 1/16 - x। देखो रूट लेने पे प्लस माइनस चिन्ह आते हैं। आपको प्लस चिन्ह तब लेना है जब दोनों आवेश जो पड़े हैं वो समान प्रकृति के हो, जैसे +9e और +e। पर ऐसा हो जाता है, एक प्लस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है, तब आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेते हैं। तो अपन तो सीधा प्लस का ही चिन्ह ले रहे हैं, इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो 3 16 - x, और ये इधर चला गया x, गुणा कर दो भाई, 48 - 3x = x, इसको इधर भेज दो, 48 = 3x और 1x कितने होंगे 4x, तो x = आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास आंसर आ गया। x क्या था, x आप देखो चित्र बनाया था मैंने अभी, ये 9e था, ये e था, और मैंने जो c बिंदु लिया था वो a से कितना दूर लिया था x, a से x दूरी पे था, 9e से x दूरी पे था, और x का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। यानी अगर परिणामी बल शून्य करना है तो उस Q आवेश को कहाँ रखना चाहिए, 9e से कितना दूर रखना चाहिए, 12 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। ये आंसर आ गया। और ये दूरी कहाँ से आई है, 9e से 12 सेंटीमीटर दूर, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको लिख लो आप।
फिर अपन अब जो अगला टॉपिक करेंगे वो विद्युत क्षेत्र वाला करेंगे। अभी सुन रहे हैं? अब बच्चों अपन एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं, लिखना भी है। विद्युत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र कह दो या आकाश कह दो जिसमें कोई अन्य आवेश प्रवेश करने पर विद्युत बल अनुभव करता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, हमें पता है, पढ़ा हुआ हमारे। वैसे के वैसे एक आवेश होता है, ये एक आवेश है। इस आवेश के चारों ओर, इस आवेश का नाम क्यू है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस क्षेत्र को आप कहोगे विद्युत क्षेत्र। जैसे इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई अन्य आवेश प्रवेश करेगा, कोई दूसरा एक आवेश है जिसको नाम दे दो क्यू नॉट, क्यू के नीचे मैंने छोटा सा जीरो लिखा है, तो ये क्यू आवेश क्या करेगा? इस क्यू नॉट पे बल लगाएगा, इसको बाहर की तरफ धक्का देगा। अगर ये माइनस वाला आवेश है तो इसको अंदर भी खींच सकता है, तो इसके ऊपर बल लगेगा। बल किस पे लगेगा? इस पे। किस पे लगेगा? जो अंदर प्रवेश करेगा। जैसे पृथ्वी के अंदर कोई प्रवेश करेगा तो उस पर बल लगाएगी पृथ्वी, हालांकि वो भी पृथ्वी पे लगाएगा, पर हम पृथ्वी के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वैसे इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर जो कोई दूसरा आवेश प्रवेश करेगा तो उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। ठीक है, तो ये जो आवेश जो अंदर प्रवेश कर रहा है, इसको आप कहते हो परीक्षण आवेश। इसको कौन सा आवेश कहते हो? ये कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। अच्छा, ये क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। ये किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र है। किस आवेश ने उत्पन्न किया इसको? इसने उत्पन्न किया। ये विद्युत क्षेत्र इसका है, इसका नहीं है, इस क्यू नॉट का नहीं है, ये क्यू नॉट का क्षेत्र नहीं है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है। तो ये जिसका विद्युत क्षेत्र है उस आवेश को आप कहोगे स्रोत आवेश। इसको आप कहोगे स्रोत आवेश। ठीक है, जिसने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। तो ये सामान्य सी बात है विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब देखो, किसी स्थान आपको पता है, जितना आप नजदीक जाओगे इस आवेश के, उतना विद्युत क्षेत्र की मात्रा ज्यादा होगी, यानी बल ज्यादा लगाएगा। अब किसी स्थान पे विद्युत क्षेत्र के अंदर कितनी ताकत है, कितना ज्यादा वो विद्युत बल लगा सकता है, इसको मापन करने के लिए एक राशि होती है जिसको अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब अपन वही कर रहे हैं। यूं समझ लो आप, तो एक तरीके से विद्युत क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो अभी मैं एक बार आपके सामने ये पूरा चित्र बना देता हूँ। ये जो या फिर इस चित्र के अंदर आप ही देख ही रहे हो कि ये क्यू स्रोत आवेश है। इसके अंदर जिस आवेश ने प्रवेश किया उसका नाम है क्यू नॉट। परीक्षण आवेश का नाम है क्यू नॉट। ये देखो, ये स्रोत आवेश है क्यू, और इसके अंदर एक परीक्षण आवेश है जिसने प्रवेश किया है, उसका नाम है क्यू नॉट। तो ये क्यू क्या करेगा? इस क्यू नॉट के ऊपर बल लगाएगा, एफ बल लग रहा है। ठीक है, क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो क्यू पड़ा है वो बिंदु पे पड़ा है और ये बिंदु पी है, तो ये इस पर बल लगा रहा है। इसका मतलब इस जगह पे विद्युत क्षेत्र है। तो कितना विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी कितनी ताकत होगी, कितनी तीव्रता होगी, उसका मापन करते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। और ये ई की दिशा उधर ही होती है जिधर बल होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खुद एक सदिश राशि है, इसकी दिशा उधर होगी जिधर विद्युत क्षेत्र होगा। अभी अपन डिटेल में इसके बारे में बात कर ही रहे हैं। ठीक है, तो माना परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर बल F वेक्टर कार्यरत है।
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। अब भाई मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिख रहा हूं, फिर परिभाषा लिखेंगे, आपको परीक्षा में सीधी परिभाषा लिखनी है। तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बल एफ जो विद्युत बल लग रहा है अपॉन, यहाँ आवेश आएगा, बल बटा आवेश आएगा, यहाँ आवेश आएगा। आवेश कौन से, दो आवेश, एक ये पड़ा है ये पड़ा, लेकिन आवेश नीचे वो आएगा जिस पे बल लग रहा है। बल किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है क्या, इस पे थोड़ी लग रहा है, इस पे लग रहा है बल। तो नीचे परीक्षण आवेश आएगा, या यूं कह दो वो आवेश आएगा जो बल का अनुभव करता है, ठीक है। लेकिन ये किसका, क्षेत्र किसका है, देखो सूत्र में क्यू नॉट आ रहा है, पर ये क्यू नॉट का विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र ये जो है वो क्यू का है। तो इस सूत्र को आप समझ लो भैया अच्छे तरीके से, बल आएगा और बल में नीचे वो आवेश आएगा जिसपे बल लग रहा है, पर विद्युत क्षेत्र इसका नहीं है, क्यू नॉट का नहीं है, विद्युत क्षेत्र किसी और का है। आपको एक बार देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तो विद्युत क्षेत्र ये क्यू नॉट पे निर्भर कर रहा है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हमारी वजह से निर्भर कर रहा है, कोई 2-4 आदमी टपक जाए मर जाए तो क्या विद्युत क्षेत्र का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी का कम हो जाएगा क्या, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र कम नहीं होगा। पृथ्वी का गुरुत्व सब हट जाओ ना, भले खाली हो जाओ भले पृथ्वी, लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र तो पृथ्वी का खुद के ऊपर ही निर्भर करेगा। वैसे कि वैसे ये आवेश क्यू है, इस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र इस क्यू नॉट पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो भले ही सूत्र में क्यू नॉट आ रहा है, लेकिन ये क्यू नॉट पे विद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं करता है। अभी देखना, मैं इसको और हल करूंगा तब ये क्यू नॉट हट जाएगा, ठीक है। तो याद रखना भाई, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो परीक्षण आवेश पे निर्भर ही नहीं करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे एक शब्द लिखूंगा, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। क्या बोलते हैं इसको, LIM, लिमिट क्यू नॉट है, और टेंड ये तीर को बोलते हैं टेंड्स टू 0, यानी क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब है क्यू नॉट 0 के आसपास है, इतना छोटा है कि बहुत अल्प है, ये बता रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके बारे में भी। तो ये भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। अब परिभाषा कैसे दोगे आप, अगर परिभाषा देनी है आपको तो इस क्यू नॉट को है ना 1 कूलम ले लो, तो नीचे वाला जब 1 हो जाएगा तो E किसके बराबर हो जाएगा, ये लिमिट हटाओ, क्यू नॉट 1 हो गया तो E बराबर F हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किसी एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले विद्युत बल के बराबर होती है। कितनी सिंपल है, किसी एकांक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो लिखो परिभाषा, किसी एकांक धनावेश द्वारा किसी बिंदु पर अनुभव किया गया विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। हो गया कंप्लीट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे दी मैंने। ये इसका क्या मतलब है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। तो एक खास बात, परीक्षा में कई बार ये लिख लेंगे, सूत्र खुद दे देंगे आपको और कहेंगे भाई लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का क्या तात्पर्य है। तो यहां लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का तात्पर्य यह है कि प्रवेश करने वाले परीक्षण आवेश क्यू नॉट का परिमाण क्यू की तुलना में अत्यल्प है ताकि यह क्यू के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न कर सके। क्या मतलब हुआ भाई, अब आप मुझे यूं बताओ, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, क्या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई पृथ्वी जितना बड़ा पिंड कोई प्रवेश कर सकता है क्या, प्रवेश नहीं कर सकता। क्या कारण है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण है, तो अगर दूसरा कोई पिंड अगर प्रवेश करेगा तो उसके चारों ओर भी तो उसका गुरुत्वाकर्षण होगा, तो दोनों के गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे क्या। तो वैसे जो ये क्यू आवेश है,
बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो धीरे धीरे 10 बार बोलूंगा तो भी बात तो वही है। इसलिए हमें एक बार में समझने की कोशिश करनी है, एक बार में समझने की आदत डालनी है। क्यों आवेश है, इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब जो दूसरा आवेश जो प्रवेश कर रहा है क्यू नॉट, ये परीक्षण आवेश है, ये बहुत छोटा होना चाहिए। ये बहुत छोटा होगा तभी तो इसके अंदर प्रवेश कर पाएगा। अगर ये खुद भी इसके जैसा बड़ा है तो इसका भी इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, तो फिर तो वो अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें, परीक्षण आवेश खुद बहुत छोटा हो ताकि ये जो स्रोत आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे। ठीक है, फिर अब विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं भाई। देखो ये सूत्र आपके सामने F बराबर क्यू, F बटा क्यू नॉट। तो आपको पूछे विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताओ क्या है, तो आपको कई बार कहा गया है कि मात्रक निकालने हैं तो सूत्र से निकालें। तो हमने विद्युत क्षेत्र को यहीं पे पढ़ा है, पहली बार इंट्रोड्यूस यही हुआ है। कोई चीज जब पहली बार आपके सामने आती है तो उस समय उसका सूत्र देख लो, किस सूत्र से निकली उसकी उत्पत्ति हुई, वहीं से आपको उसका मात्रक मिलेगा। तो E का सूत्र है F बटा क्यू नॉट। तो F का तो होता है न्यूटन और Q आवेश का कूलाम। तो इसलिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में तथ्य देख लेते हैं। पहला तो इसका मात्रक होता है भाई न्यूटन अपॉन कूलाम। ठीक है, इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है, आगे हम पढ़ेंगे, वोल्ट प्रति मीटर, वो आगे आएगा। वोल्ट बटा मीटर, न्यूटन बटा कूलाम। दूसरा ये सदिश राशि, कैसी राशि है, सदिश राशि। अगर एक धनावेश है, धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर होगा, और अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। ऋणावेश अंदर की तरफ खींचता है, अंदर होता है उसका विद्युत क्षेत्र। आगे विद्युत बल रेखा पढ़ेंगे हम तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा जो विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र। कैसा है, संरक्षित क्षेत्र। अर्थात ये हमने 11वीं पढ़ा था, अर्थात विद्युत क्षेत्र में किए गए कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर न करके केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, आप इसके बारे में पढ़े। फिर इसके बाद जो होगा एक डेरिवेशन होगा आगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना किसी बिंदु आवेश के कारण।